हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप जानते हैं कि 9th का हमारा पहले ही हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9th केमिस्ट्री की। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ओके, कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। ओके, तो आप अच्छे से बने रहिए और बाकी सारी चीजें जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि चेंजेस क्या होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो हमारा ये चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले हमें चेंजेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जो चेंज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेस, और हमारा कौन सा चेंजेस? केमिकल चेंजेस। क्योंकि जब तक हमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जनरली आप यही बात याद रखेंगे, फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल इन नेचर आर नोन एज द फिजिकल चेंजेस। जैसे मान लो हमने वाटर को टेम्परेचर दिया, वाटर बॉइल हुआ और क्या बन गया? वाटर वेपर। फिर हम वाटर वेपर से फिर से वाटर बना सकते हैं। इसका मतलब जो बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, वो कैसा चेंज है? हमारा फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंज जो एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं और दूसरी साइड से फिर उसी साइड में आ सकते हैं, उसी स्टेट में आ सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार जो हो गया सो हो गया, वो बेक उसी स्टेट में नहीं आएगा। जैसे आपने मिल्क से कर्ड बना लिया, दही बना लिया, ठीक है, तो क्या है? कर्डलिंग ऑफ जो मिल्क है वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि आप दही से फिर से दूध नहीं आप बना सकते। ठीक है, जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? जितने भी इरिवर्सिबल चेंजेस हैं वो हमारे केमिकल चेंजेस हैं। और बात कर लें फिजिकल चेंजेस में, और क्या होता है? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे, ठीक है, वो डायरेक्शनल नहीं होते, उधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से उधर भी आ सकते हैं, बता दिया है ना। लेकिन ये वाले क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। फिजिकल चेंजेस में केवल स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, लिक्विड गैस में बदल रहा है, उनकी जो केवल स्टेट चेंज होती है। लेकिन हमारा जो केमिकल चेंज होता है उनमें क्या होता है? स्टेट तो चेंज होती ही होती है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? नया सब्सटेंस। केमिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस बनता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये भी हम याद रखेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। जब बर्फ पिघलती है तो किस तरीके का चेंज होता है? बर्फ पिघल रही है तो रहती तो वो बर्फ ही है, वाटर के फॉर्म में रहती है, तो वो हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज की बात करते हैं, जैसे मान लो H2 और O2 को मिला के अगर हम H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जला के CO2 बनाते हैं, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो हमारे रिवर्स नहीं किए जा सकते। केमिकल चेंज यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जबकि फिजिकल चेंज दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा क्या 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 केमिकल चेंज है और क्या क्या फिजिकल चेंज। जब भी कोई चीज बर्न की जाती है तो वो केमिकल चेंज में ही आता है, क्योंकि CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे। जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो CaOH का होल टॉइल बन जाता है और वहां से एनर्जी निकलने लगती है, वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज आई होप आप अच्छे से पहचान लेंगे कि क्या क्या फिजिकल चेंज है और क्या क्या केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे ये लिखा है, हमारे पास आइस थी, आइस को हमने हीट किया तो वो हमारा वाटर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे मान लो कार्बन था, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ O2 गैस के साथ हमने क्या कर दिया? उसको जलाया। ठीक है, तो CO2 बन जाता है, हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो किसी भी केमिकल चेंज को हम उसके केमिकल फॉर्मूले को लिखकर इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि वो कम जगह घेरते हुए भी अच्छे से हमें समझ में आए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जला है और CO2 गैस उसने बनाई है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, C कार्बन, ये ऑक्सीजन है और ये हमारा क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन का जो तरीका है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, केमिकल इक्वेशन। और कार्बन, ये जो कार्बन वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमने उसका नाम लिख के जो नोटेशन किया है वो क्या कह रहा है, ये केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए हम उन कंपाउंड के जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको लिख देते हैं और इसी डेनोशन को, इसी नोटेशन को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और उस केमिकल रिएक्शन को, उस केमिकल चेंज को हम डिनोट करते हैं बाय रिप्लेसिंग देयर नेम बाय देयर केमिकल फॉर्मूलास। और वो जो बन के आती है इक्वेशन, उसी को हम बोल देते हैं दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ओके। जैसे यहाँ पे एक और में इक्वेशन अपनी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया और मान लो यहाँ पे मेरा वाटर बना, तो ये केमिकल चेंज है। तो हम इसको केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ऑक्सीजन का फॉर्मूला और वाटर का फॉर्मूला। फिर हम बैलेंस भी करते हैं रिएक्शन, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन। ठीक। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है और ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। ठीक है। तो जितने भी आपको ये एरो के पहले दिख रहे हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कार्बन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये जो बना है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। क्या बना है, प्रोडक्ट। तो एरो के पहले जो भी चीजें है वो हमारी क्या है, रिएक्टेंट है। वो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और तब जाके हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एरो के पहले जितनी भी चीजें हैं वो रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, पता कैसे चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है। तो सम बेसिक ट्रिक्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। जब भी कोई केमिकल चेंजेस होता है तो या तो कलर चेंज होने लगता है उस कंपाउंड का, या तो उसमें से स्मेल निकलने लगती है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके। तो ये बात है हमारी केमिकल रिएक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूं। पहला H2 + O2 gives H2 फर्स्ट, आप लोगों को उससे करना है। दूसरा C + O2 gives CO, थर्ड ZnO + C gives Zn + CO, फोर्थ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हम ले लेते हैं। CO2 + H2O gives C6H12O6 + O2। और ले लेते हैं रिएक्शन यहाँ पे Na2SO4 + BaCl2 gives BaSO4 + NaCl। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ सकती है इसमें से,
बैलेंस करने के लिए। तो आप देखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे। पहले बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जितने हमारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड है उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इधर भी हमें ऑक्सीजन 1 करना है। तो क्या करें, यहाँ पे 2 लगा देते, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 जा 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई। सेकंड देखते हैं करके, सी 1 है, 1 सी है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ हाफ से कर देते हैं, हाफ कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ कितना है हमारा, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गई। यहाँ देखते हैं ZnO प्लस सी, Zn कितना है, 1, Zn कितना है, 1, C कितना है, 1, C कितना है, 1, O कितना है, 1, O भी 1 है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस। ये भी देख लेना कि रिएक्शन पहले से तो बैलेंस नहीं है। यहाँ देखते हैं CO2, C कितना है, 1, यहाँ C कितना है, 6। इसका मतलब यहाँ हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। फिर देखते हैं यहाँ H कितने हैं, 2, यहाँ H कितने हैं, 12, मतलब 2 6 12। तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 6 से। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 6 2 जा 12 है, मतलब 18 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये हमारे 18 हो गए, ये भी बैलेंस होगी। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर बैलेंस करने को आती है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट वाली, सोडियम कितना है, 2, यहाँ सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, तो यहाँ पे सोडियम 2 थे, यहाँ सोडियम 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ भी सल्फर कितना है, 1। गुड। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ बेरियम कितना है, 1, यहाँ भी बेरियम 1 है। यहाँ Cl कितने हैं, 2, यहाँ भी Cl कितने हैं, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, वेरी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी। एक रिएक्शन इधर भी आप ये हमें करके दिखाएंगे, जैसे एल्युमिनियम की हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को अब हम बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है, ओनली 1। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, ओनली 1। यहाँ पे Cl कितना है, 1, यहाँ पे Cl कितना है, 3। इट मीन्स यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3। ठीक है, फिर ऐसे भी नहीं बनना। फिर देखते तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 से करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, और Cl हमारे कितने हुए, 6। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एल्युमिनियम हो गए, 2 एल्युमिनियम हो गए, 6 Cl हो गए, 6 Cl हो गए। ठीक है, और 3 2 जा 6 Hb हो गए। तो इस तरीके से हम अपनी रिएक्शन धीरे धीरे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ये तरीका है रिएक्शन बैलेंस करने का, हाउ यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। देखना है कि जितने एटम्स प्रोडक्ट साइड में है उतने ही रिएक्टेंट साइड में होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए, और आपको मल्टीप्लाई खुद से ही करना है। 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, 4 से करें, जो भी हो। ठीक है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो रही है, उसी तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ओके, रेज कर दूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत तरीके की हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो जो मेनली केमिकल रिएक्शन है वो हम अब यहाँ डिस्कस
करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम धीरे धीरे रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहली रिएक्शन अब जब हम डिस्कस करेंगे अपनी, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो फोर्थ हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स के बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और उसके बाद हम थोड़ी और जानकारी अब हमारी, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा कोरोजन क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ लेंगे कोरोजन के बाद रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, तो इतनी सारी चीजें अब हमें बारी बारी से पढ़नी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद हम कोरोजन पढ़ेंगे, और कोरोजन के बाद में हम रेंसिडिटी। ये सारी चीजें अब हम 1 बाय 1 कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, यही हमारे सिलेबस में है, यही सारी चीजें हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहले रिएक्शन। पहले रिएक्शन हमारी कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब कौन सी डिस्कस करेंगे पहले रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। देखो जैसे तो इसका नाम ही आपको पता चल रहा है कौन सी रिएक्शन है ये हमारी कॉम्बिनेशन। कंबाइंड का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजें कंबाइन करें और एक सिंगल चीज बनाएं। क्या बनाएं? सिंगल चीज। तो इस रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिखेंगे? When 2 or more than 2 reactant combine with each other and form a single product, this reaction is called combination reaction। फिर से एक बार सुन लो, यही लिखना है रिएक्शन। क्या करना है? When 2 or more than 2 reactants combine with each other and form a single product, this reaction is known as combination reaction। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे से कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसी को हम बोल देते हैं क्या? कॉम्बिनेशन। इसके एग्जांपल याद रखेंगे, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल कैसे याद रखें? पहला कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? CO2। साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, क्या बन गया? CO2। रिएक्टेंट कितने? एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट केवल 1 बन रहा है। इसका मतलब कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? CO2। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं 2H2 प्लस O2, क्या बनना है? 2H2। ये भी कैसी रिएक्शन है हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे अगला देख सकते हैं H2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा? 2HCl। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है एक ये रिएक्टेंट था, एक ये रिएक्टेंट था, दोनों रिएक्टेंट आपस में मिल गए और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का बना लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी ये सिंगल प्रोडक्ट बनना है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी यूज करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपको आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है और कैसे हम पहचानेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इस साइड देखेंगे प्रोडक्ट साइड केवल सिंगल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ ये मत देख के कंफ्यूज होना कि दो है, यहाँ पे दो ये मॉलिक्यूल है तो वाटर सिंगल प्रोडक्ट ही, दो अलग अलग तरीके के तो प्रोडक्ट बने नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो यहाँ ये सिंगल ही प्रोडक्ट है। तो समझ गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको इस लेफ्ट साइड में देखना है कि इधर एक दो या दो से अधिक होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट साइड में केवल सिंगल प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी इसके बाद हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड हमारी कौन सी है?
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिस तरीके से हमें पता है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, इसी तरीके से डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? टूटना। तो जब कोई चीज टूटती है तो एक चीज टूटती है, एक से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। तो जस्ट ये अपोजिट है किसका? कॉम्बिनेशन का। क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू or more than product, this reaction is known as डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन दो तीन तरीके से हो सकता है आप हीट देके डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो जब हीट देके हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, जब मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और उसके बाद कोई चीज टूटती है तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और मान लो सनलाइट के प्रेजेंस में जब चीज कोई टूटती है तब उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के हम एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल फोटो डिकम्पोजिशन। तो पहले हम देखते हैं CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक वगैरह, इसके ऊपर जब हम हीट डालते हैं तो ये हमारा बन जाता है CaO + CO2। यहाँ साफ साफ दिख रहा है सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं? दो प्रोडक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो लेकिन और किसके प्रेजेंस में हो रहा है डिकम्पोजिशन? हीट की। तो ये हमारा कैसा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम क्या बोल देंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद AgBr ले लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। हमने देखा है कि जब भी सिल्वर ब्रोमाइड पे हम क्या करते हैं? सनलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं? सनलाइट। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे इसे हम HNu लिख देते हैं, HNu, ये भी इसका भी मतलब है सनलाइट। ठीक है, तो जब भी 2AgBr और हीट को हम एसिड बना देते हैं, ये हीट का सिंबल। ठीक है, तो जब सिल्वर ब्रोमाइड पे हम सनलाइट डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है? सिल्वर, व्हाइट कलर का सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस उड़ जाती है, ब्रोमीन गैस निकलने लगती है। ठीक है, तो ये कैसा डिकम्पोजिशन है? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोल देते हैं? ये किस तरीके का डिकम्पोजिशन है हमारा? फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक, एक और डिकम्पोजिशन हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको ये रहा वाटर। जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा क्या? हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, तो हमारा बनता है H2 + O2। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन देख लो। वाटर किसमें टूट रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा दो बनना है। तो इस प्रकार के हम डिकम्पोजिशन को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बोलो या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन। समझ गए? तो ये रहा कॉम्बिनेशन और ये रहा डिकम्पोजिशन। ये आपको कॉम्बिनेशन के एग्जांपल दिख रहे हैं और ये डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दिख रहा है ना। इधर सब में क्या? सिंगल सिंगल सिंगल, और इसमें अपोजिट है, इधर सिंगल सिंगल, इधर डबल डबल, इधर डबल डबल थे, इधर सिंगल सिंगल, है ना। तो डिकम्पोजिशन का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, याद रखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर। थर्ड रिएक्शन हम आगे देखते हैं। देखो थर्ड रिएक्शन, इसके बाद थर्ड रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी सीट पे बैठे हैं, आपको मैं वहां से डिस्प्लेस कर दूं और मैं खुद जाके वहां पे बैठ जाऊं, इस चीज को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, कोई एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे खुद जुड़ के प्रोडक्ट बनाएगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेस तभी वो कर पाएगा जब वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस
less reactive substance and form a chemical product. This type of reaction is known as substitution और displacement reaction. जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और वहां पे खुद रह जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखते हैं ZnO प्लस C, ZnO प्लस C। चलो दूसरा देख लेते हैं, ये आगे भी आपके काम में आएगा। ये देखते हैं ZnSO4 CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn, तो हमारा बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर बाहर आ जाता है। एक और रिएक्शन हो गई Zn प्लस 2HCl, तो हमारा बन जाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कॉपर तो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं FeSO4 CuSO4 प्लस Fe, हमारा बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इन सभी रिएक्शन में आपको एक चीज दिख रही हो, क्या चीज दिख रही है, ध्यान से देखो। यहां पे कॉपर सल्फेट था, जिंक ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह पे जिंक खुद जुड़ गया, तो कॉपर सल्फेट से बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। इसका मतलब जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटा दिया और वहां पे खुद आ गया, ठीक है। तो जिंक कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करे दे रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देख रहे हैं साहब, हाइड्रोजन को जिंक ने हटा दिया और वहां पे खुद लग गया, इसका मतलब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दिख रहा है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद वहां जुड़ जा रहा है और फेरस सल्फेट बनाए दे रहा है, इसका मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है आयरन, इसका मतलब ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देता है और वहां पे खुद रह जाता है और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसी रिएक्शंस को ये बोल देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपको एग्जांपल दिख रहे हैं तीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, एग्जाम में कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेस। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन कितनी बार, दो बार, इसलिए हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज ऑफ आयन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे, क्या देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंपाउंड ले लिया सोडियम सल्फेट और यहाँ पे ले लिया बेरियम क्लोराइड, तो हमारा इधर बन जाएगा 2NaCl प्लस BaSO, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे सोडियम है हमारा, सोडियम यहाँ आ गया, यहाँ पे बेरियम था, बेरियम यहाँ आ गया। दोनों चीजें आप ध्यान से देखिए, इसमें सोडियम सल्फेट के साथ था, किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ। इसमें बेरियम क्लोराइड के साथ था, किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। तो इन दोनों कंपाउंड ने अपने अपने आयन को आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। और जब आयन के एक्सचेंज से फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच the formation of product takes place by the exchanging of ion is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो इसमें आपको दिख रहा है 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार सोडियम बेरियम की जगह जा रहा है और बेरियम सोडियम की जगह जा रहा है, इसलिए इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जबकि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जिंक केवल कॉपर को हटाया जा रहा है बस, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे और इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप याद रखेंगे ये कैसी रिएक्शन है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका एग्जांपल है, और सारे इसके एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल इनफ है। ओके, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अपनी रेडॉक्स, नेक्स्ट रिएक्शन है जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। चलो इसे इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, अब हम बात करेंगे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो। The chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होते हैं, उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन है बोलते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो भी हम देखें, एक एग्जांपल के थ्रू हम सारी चीज समझ लेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। चलो एक रेडॉक्स रिएक्शन का हम एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। Zn, ये जिंक ऑक्साइड है और ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा Zn और ये बन गया CO, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, ZnSO4 प्लस कॉपर, अभी हमने ये डिस्प्लेसमेंट में ही देखा था, तो ये हो गया Zn प्लस CuSO, नहीं सॉरी यहाँ पे लिखेंगे CuSO4 प्लस Zn, तो यहाँ बन जाएगा हमारा ZnSO4 और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस हैं। रेडॉक्स की और बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, कोई भी रिएक्शन होती है वो मेनली रेडॉक्स ही होती है, ठीक है। तो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कैसे हम पता करेंगे कि कैसे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। यहाँ देखते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। मेनली 10th क्लास में आप इतना याद रखिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, या इसका अपोजिट आप समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले, तब हम कहेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये था जिंक ऑक्साइड, यहाँ बन क्या गया जिंक। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक चला गया है, मतलब इसने जिंक ऑक्साइड से जिंक को छीन लिया है। इसका मतलब जिंक रह गया अकेला, जिंक ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। और जब कोई ऑक्सीजन देता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन। तो जिंक का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन वही ऑक्सीजन को ले रहा है, और जब कोई ऑक्सीजन लेता है तब हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है उसका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। समझ में आया। जब कोई ऑक्सीजन लेता है तब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब कोई ऑक्सीजन देता है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। यहाँ देखते हैं कॉपर के पास SO4 था, मतलब ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कॉपर कैसा हो गया, तन्हा, अकेला हो गया। कैसा हो गया, अकेला हो गया। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन दे दिया, और जब ऑक्सीजन देता है तो क्या होता है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे जिंक अकेला था, लेकिन यहाँ तो जिंक अकेला नहीं हो गया, पेयर बना लिया, ऑक्सीजन आ गया। और जब ऑक्सीजन आ जाता है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया। इन दोनों रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आधी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और आधी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, समझ में आया। The chemical reaction in which oxidation and reduction both takes place simultaneously are known as redox reaction, and these are the examples of redox reaction, ठीक है।
you should know about what is reduction and what is oxidation, because in your exam there will be definitely a question in which you have to find out which is undergoing the oxidation and which is undergoing the reduction. ठीक है, कौन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन जरूर जरूर आता है एग्जाम में. ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें और होती हैं. ये होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी पूछा जाता है. और ये होता है हमारा रेड्यूसिंग एजेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन से ये क्वेश्चन आने ही आने. ठीक है, तो कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रेड्यूसिंग एजेंट क्या है और इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये आपको बताना. ठीक है, तो इसी में हम देख लेते हैं. हमें दिख रहा है तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लो क्या होते हैं. जिसका खुद का रिडक्शन होगा, जिसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन, लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे. खुद का वो रिडक्शन हो रहा हो लेकिन दूसरे को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे. जो ऑक्सीडाइज करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पहले रिएक्शन में देखते हैं ध्यान से. जिंक ऑक्साइड का खुद का क्या हो रहा था? रिडक्शन, लेकिन उसने किसको ऑक्सीडाइज कराया? कार्बन को. इसलिए जो जिंक, ये ZnO है, वो हमारा क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है लेकिन ये दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है. और जो बचा वो तो अब कार्बन इसका अपोजिट हो जाएगा. कार्बन का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये ZnO का क्या रहा है? रिड्यूस करा रहा है. इसका मतलब ये हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. समझ गए? ये हमारा क्या है? और हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हम रिएक्टेंट में देखते हैं. इधर मत कुछ लिख देना ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ये है कुछ भी. ठीक है, हम रिएक्टेंट साइड से ही देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग. जैसे इसकी बात करते हैं कॉपर सल्फेट की. कॉपर सल्फेट की बात करते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट. देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन. खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? कॉपर सल्फेट. और अब इसके बाद होता है जिंक. जिंक का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या करा पाएगा? रिडक्शन करा पाएगा. तो उसे हम क्या कह देंगे? जो हमारा जिंक है वो हमारा कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया कि कैसे हम पता करेंगे कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है? ये सिंपल है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का एक तरीका है. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे आपको मैंने ये बता दिया. जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो लेकिन वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, जो रिड्यूस करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं. ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन कराता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं. यहाँ से आपको साफ साफ एक एग्जांपल में और बता दे रहा हूँ. जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम या कुछ भी, मैं आयरन ले रहा हूँ Fe+2HCl, तो हमारा बन जाएगा FeCl2 + H2. हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. ठीक है, यहाँ देख लो Fe अकेला है. ठीक है, यहाँ पे Fe अकेला, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो. Fe अकेला है, यहाँ पे FeCl के साथ आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं पता चल रही होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कितने नेगेटिव वाली चीजें इससे जुड़ी हुई है. तो Fe से 2 Cl जुड़े हुए हैं. Cl पे नेगेटिव आता है, इसका मतलब Fe अकेला था, अकेले से 2-3 लोगों में पहुंच गया. इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया होगा. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. आप जनरली ये 2 एग्जांपल याद रखेंगे, ये देख सकते हैं. तो Fe का हमारा यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन. क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है क्लोरीन से, तो हमें पता है हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको साफ साफ दिख रहा है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है. खुद का रिडक्शन किसका हो रहा है? HCl का. इसलिए वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. Fe हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा रिड्यूसिंग Ra हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो क्या लिखेंगे? इन अ रेडॉक्स रिएक्शन द कंपाउंड विच अंडरगो द रिडक्शन but oxidize to other compound is known as oxidizing agent. जो खुद किसके अंडर जा रहा है? रिडक्शन के, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसे हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका अपोजिट अगर लिखना हो, द कंपाउंड इन अ redox reaction which is undergoing the oxidation but reduced to other substance is known as reducing agent. जो खुद
ऑक्सीडाइज हो रहा हो लेकिन दूसरे का क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो, उसे हम बोल देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारी ये बात रही रेडॉक्स रिएक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो टर्म और है, उसके बाद हम कोरोजन पे पहुंचेंगे। दो टर्म और है यहाँ पे, चलो हम देखते हैं दो टर्म कौन कौन से वो दो टर्म है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी देख लेते हैं जरा, इजी है, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। और एक टर्म हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये भी कभी कभी रिएक्शन पूछ दी जाती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सो मींस होता है एग्जिट करना और एंडो मींस होता है एब्जॉर्ब करना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो क्या करते हैं, हीट को एग्जिट करती है, हीट हमें देनी नहीं पड़ती, हीट उनमें अपने आप निकलती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। और जिन रिएक्शनों में हमें हीट देनी पड़ती है, हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, उन रिएक्शन को हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, आपने देखा होगा जब हम चूने को, है ना, चूने को पानी में जब हम डाल देते हैं चूने को, तो आपने देखा होगा उसमें से हीट निकलने लगता है, पानी बॉईल करने लगता है, पानी अपने आप बॉईल करने लगता है। तो हम हीट दे नहीं रहे, हीट अपने आप निकल रही है, हीट क्या हो रही है, अपने आप निकल रही है। तो वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें हीट निकल रही है। अगर हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें नीचे से हीट देनी पड़ती है, तब जाके हमारा पानी बॉईल होता है ना। तो वो कैसी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट हम दे रहे हैं, और एक्सो का मतलब होता है हीट हमें मिल रही है बाहर से अपने आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक्सोथर्मिक का हम देख लेते हैं, CaO, और हमने इस चूने को कहाँ डाला, पानी में, तो हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट हमारी निकलने लगती है। हीट क्या होगी, एनर्जी हमारी जो होगी वो निकलने लगती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, जैसे H2 प्लस Cl2, या बहुत सारे, जैसे CaCO3 हो गया, अभी हमने फोटो डिकम्पोजिशन देखा था, CaCO3 को हम हीट देते हैं तब जाके ये बनता है CaO प्लस CO2। तो ये कैसी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक, हीट हम दे रहे हैं। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, हीट हमें मिल रही है। इधर हम हीट डाल रहे हैं तो हीट इधर भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो जिनमें हम हीट देते हैं उन्हें इंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिनमें हमें हीट मिलती है हम उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आप बताइए रेस्पिरेशन जो कैसी प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं तो हीट हमें मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी हमारी लूज होती है, ठीक है, बताइए। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेस्पिरेशन। कैसा हमारा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती है, हमें एनर्जी मिलती नहीं। अगर ऐसा होता कि हमें एनर्जी मिलती रहती तो प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाता। और अगर हमें एनर्जी मिलती रहती तो हमें खाना खाने की कोई भी नीड नहीं होती, क्योंकि जितनी सांस लो उतनी एनर्जी पाओ, खूब सांस लो खूब एनर्जी पाओ, खाना खाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जितनी कम सांसें हम लेते हैं उतनी एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, ज्यादा सांस लोगे तो ज्यादा हम थक जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी धीरे धीरे एक्सोथर्मिक है इसलिए निकल जाती है ना। तो रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपने देखा, इसलिए जो भी संत वगैरह है, मुनि वगैरह है, वो अपनी सांस रोक के बैठे रहते हैं, जिससे वो बहुत ही कम रहते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा रहता है, उनका स्टेमिना ज्यादा रहता है ना। ठीक, और भी एक तरीका देख सकते हैं, अभी मान लो आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, आराम से गए ग्राउंड जाए और 4-5 चक्कर लगा के ग्राउंड के आ गए दौड़ते हुए, तो जैसे ही आप रुकेंगे आपकी सांसें बहुत तेज होने लगती हैं, और आप सांसें बहुत तेज तेज लेने लगते हैं, और जितनी भी एनर्जी थी आपकी वो निकल जाती है, फिर आप थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसलिए जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो जिनमें जिनमें हीट निकलेगी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिनमें जिनमें हीट हम देंगे वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, बाकी तो आप जानते हैं किनमें किनमें हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। बर्फ से अगर हमें पानी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम हीट देते हैं, तो एक्सोथर्मिक नहीं इंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ती है हीट देने की उन प्रोसेस को हम बोल देते हैं इंडोथर्मिक, और जहां जहां हमें हीट मिल जाती है ऑटोमेटिकली उन्हें हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये था हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कोरोजन, ओके। तो जितने भी तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शंस थी वो यहाँ पे हमने फिनिश कर ली हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी कॉम्बिनेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिकम्पोजिशन हो, और डिकम्पोजिशन के जो टाइप थे वो भी हमने अच्छे से देख लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारी कोरोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कोरोजन, ठीक है।
तो कोरोजन क्या होता है, ध्यान सुनो। कोरोजन जनरली आप लोग जानते हो कोरोजन क्या, मान लो हमने एक लोहे का टुकड़ा बाहर रख दिया ग्राउंड में, 1 महीने बाद देखा के तो उसमें जंग लग जाती है, रस्ट हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो कोरोजन की क्या डेफिनेशन हम लिखेंगे, व्हेन अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है, जब भी कोई मेटल को हम बाहर रख देते हैं किसी खुले स्थान पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, देन दैट मेटल स्टार्ट डिके ऑटोमेटिकली। वो जो मेटल होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है, डिके होने लगती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोरोजन, ठीक है। और उसके ऊपर जो हो जाता है रस्टिंग, उसे हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन ये होता है। एग्जांपल दे लेते हैं कोरोजन के। एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं कोरोजन के? रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला कौन सा एग्जांपल है? रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, याद रखना। तो ये रहा हमारा आयरन, Fe। क्या क्या आता है? वाटर की परत आती है आयरन के ऊपर चढ़ जाती है जाके, ठीक है। वाटर की परत आती है आयरन के ऊपर चढ़ जाती है, तो हमारा क्या बन जाता है, आयरन के ऊपर एक परत बन जाती है Fe2O3N2XH2O, और ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। ये फॉर्मूला है रस्ट का, आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है इसका रस्ट का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर। जो हमारी चांदी होती है वो कैसे होने लगती है? काली होने लगती है। कैसे होने लगती है? काली होने लगती है। कैसी? काली होने लगती है, ठीक है, ब्लैक होने लगती है। तो वो भी किसकी वजह से होता है? कोरोजन की वजह से। कैसे? इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये रही सिल्वर, ठीक है। और हमें पता है एनवायरनमेंट हमारे SO2 गैस भी है, जितनी भी एयर आती है उसमें SO2 भी है, CO2, ये सारी गैसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिल्वर है वो SO2 से रिएक्शन कर लेता है और हमारा बनाएगा सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगा? Ag2S। क्या बना लिया इसने? Ag2S। और इसी की वजह से हमारा क्या बन जाता है, Ag2S, ये रहा, ठीक है। Ag2S बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। और इसी रिएक्शन की वजह से ये किस कलर का होता है हमारा? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो चांदी का रंग हमारा कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो मुझे चांदी का रंग जो काला होता है वो किसकी वजह से होता है? वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, Ag2S। थर्ड एक और देख सकते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है फिर ग्रीनिश ऑफ कॉपर। ग्रीनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर हमारा कैसा होने लगता है? ग्रीन कलर का होने लगता है, ठीक है। कॉपर को ज्यादा देर तक आप एयर और मॉइस्चर में रखेंगे तो कॉपर हमारा हरे रंग का होने लगता है, ठीक है। कॉपर कैसा होने लगता है? हरे रंग का होने लगता है। ये भी किसकी वजह से होता है? कोरोजन की, ठीक है। और ये कैसे होता है? ये रहा कॉपर। ये आप CO2 वगैरह या इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन वगैरह गैसेस हैं उनके प्रेजेंस में रखते हैं तो ये हमारा क्यूपरस ऑक्साइड बना लेता है। और ये कैसे कलर का हो जाता है हमारा? ग्रीन कलर का। कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा कोरोजन के बारे में बातें हो गई। तो ये कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर है, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पे 2 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 लगा लेना। बैलेंस आप कर ही लेंगे क्योंकि बैलेंस करा मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो कैसे हम ये सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीनिंग ऑफ कॉपर। इस तरीके से हम करते हैं। अब हमारा एक जो लास्ट टॉपिक बचा है, और याद रखेंगे वो किसकी वजह? ये सब ऑक्सीडेशन है, यहाँ सब सब दिख रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। और जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो आप ये बताइए मेटल का जो वेट होता है जब भी कोरोजन होता है वो बढ़ता है घटता है? वेट जो होता है वो बढ़ता है कि घटता है? हाँ, बढ़ता है, ठीक है। जब भी किसी चीज का रस्टिंग होता है तो आपको लग रहा है कि मेटल डिके हो रहे हैं, लेकिन वेट उसका अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद समझ लीजिए प्रिवेंशन, कि आप रस्टिंग से बचाएंगे किसी चीज को। तो ये तो आप सबको पता है कि कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम पेंट कर देते हैं, ठीक है। चीजों को खुली जगह पे नहीं रखते हैं, एयर और मॉइस्चर से दूर रखते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? चीजों को बाहर से बचाना चाहिए, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर पॉलिश कर देनी चाहिए या तो किसी और मेटल के उसके ऊपर प्लेट चढ़ा देनी चाहिए जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन से बचाने के लिए ये तरीके हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। पहला तरीका क्या है? बाय कीपिंग द मेटल अवे फ्रॉम द एयर एंड मॉइस्चर, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, बाय पेंट, उन्हें हम पेंट कर देंगे, ठीक है।
थर्ड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उनके ऊपर हम किसी भी चीज की परत चढ़ा देंगे, किसी नॉन रिएक्टिव चीज की, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, या वैक्सिंग उनकी कर देंगे, उनके ऊपर वैक्स या ग्रीस लगा के रख देंगे, उन पे ऑयलिंग कर देंगे, तो जिससे कि होता है हमारे ऊपर वो ऑक्सीजन की लेयर नहीं बनेगी और हमारी मेटल सेफ रहेगी, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन थे। अब हमारा जो लास्ट एक टॉपिक बचा है उसका नाम है रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं हमारा ये लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। कौन सा टॉपिक है हमारा? रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक। तो रेंसिडिटी क्या होती है? ये भी हमारा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है, जैसे कि हमारा कोलोजन था वो भी हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही था, रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? मान लो आज आपने घर पे अपने खाना बनाया और उस खाने को 2-3 दिन के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया, तो क्या होता है, वो खाना, उसका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है, उसका कलर बदल जाएगा और उसकी स्मेल बहुत बेकार आने लगेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी किसी हम ऐसी ईटेबल थिंग को, या जिसमें ऑयल वगैरह की मात्रा होती है, ऐसी चीज को रख देते हैं 2-3 दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए, तो उस चीज का टेस्ट बदल जाता है, ठीक है, उस चीज की स्मेल बदल जाती है और इवन उस चीज का कलर भी बदल जाता है और वो चीज अब खाने के योग्य नहीं रह पाती। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। व्हेन एनी फैटी सब्सटेंस इज कीपिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, then the taste, color of that substance or that food get changed and food not is able to eat, जो फूड है वो खाने योग्य नहीं बचता है, ठीक है। और उस चीज को या उस प्रोसेस को या उस फेनोमेनन को हम क्या बोल देते हैं? रेंसिडिटी। समझ में आया? खाना आपने रख दिया ऐसे ही तो वो खाना खराब हो जाता है, खराब होना मतलब रेंसिडिटी, ठीक है। क्या हो जाता है? रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। याद रखेंगे क्या होता है रेंसिडिटी? When any fatty things is kept for a long time in the presence of air and moisture, then due to the oxidation, the taste of that food or substance get changed and smell also change, and that food is not suitable for eating, ठीक है। वो जो फूड है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है फॉर ईट करने के लिए। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कैसा प्रोसेस है? हमारा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसमें भी हमारा ऑक्सीडेशन। तो रेंसिडिटी से बचाव, प्रिवेंशन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आपको पता है कि खाने को फ्रिज में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? फ्रिज में, ठीक है। और खाने को क्या करना है? ऑक्सीजन से दूर रखना है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस से दूर रखना है। ऑक्सीजन की जगह आप नाइट्रोजन गैस भर, जैसे चिप्स का पैकेट होता है, आपने देखा हो 1 साल 2 साल चिप्स खराब नहीं होते हैं पैकेट में, टेढ़े मेढ़े हमारे हो गए, लेज हो गए, ये जो जितने भी चिप्स वगैरह आते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है चिप्स के पैकेट में? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, याद रखोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस को हटाकर वहां पे नाइट्रोजन गैस भर दें, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होता है वो इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो भी ईटेबल थिंग्स वो हमारी थी पैकेट के अंदर वो खराब नहीं हो रही है, ठीक है। तो रेंसिडिटी से बचाने के कौन कौन से उपाय हैं? पहली चीज, आप अपने खाने को फ्रिज में रखें, ठीक है, ऐसी जगह रखें जहां ऑक्सीजन ना हो, और उसकी जगह पे हम क्या भर सकते हैं? नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी, ये सारी चीजें हो गई रेंसिडिटी की, क्या रेंसिडिटी होती है, क्या कोरोजन होता है, तो सारी चीजें हमने आज पढ़ ली हैं। ये हमारा था चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एंड आई विल गिव यू द PDF नोट्स ऑफ दिस कंप्लीट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।